हेलो एवरीवन। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। थंबनेल में आपने देख लिया होगा बुक का नाम क्या है। सो फर्स्ट चैप्टर टॉक्स अबाउट इंट्रोडक्शन। मैं आपको ओवरव्यू पहले दे देती हूँ कि हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, सेपरेट पेपर इन इकोनॉमिक्स। तो क्यों इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इतना इम्पॉर्टेंट है? आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स किया होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स किया होगा, बट इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अब इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि उसको एज अ सेपरेट पेपर लिया गया है? वही इस चैप्टर में बताया गया है। द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जब हम ट्रेड करते हैं या अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो में पढ़ा होगा क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है कि जब हम ट्रेड नहीं करते, हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ कुछ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाती है। हम जब ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तब हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों की बात करते हैं, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रेड की भी बात करते हैं, और मूवमेंट ऑफ पीपल, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि ग्लोबलाइजेशन या इंटरनेशनली जब हम ओपन अप हो जाते हैं, हमारे इकोनॉमी को ओपन कर देते हैं, तो क्या गेन्स हमें मिलते हैं, क्या हमारा वेलफेयर बढ़ता है, कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, क्या वो कम होगा, क्या बढ़ेगा। किसी पॉलिसी को हमने अगर लाया है, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी इनिशिएट की है, उस वजह से इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या अफेक्ट पड़ेगा, वो सारा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। The world is rapidly globalizing, and this is providing many opportunities and major challenges to the nations and people of the world. जैसे ही हम ग्लोबलाइज कर देते हैं, ओपन अप हो जाते हैं, ट्रेड करने लगते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ में मिलती है। यहाँ के कंट्री के लोग वहाँ दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो सकते हैं जहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, या उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, या अगर हम बोले कि एक्सपोर्ट किसी कंट्री का ज़्यादा है तो उस कंट्री में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, अगर समझो हम ऐसे लेते हैं कि हम ए कंट्री है, ए कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है बी कंट्री को कोई कमोडिटी, तो वो जो कमोडिटी बनाएगा, समझो एग्जाम्पल लेते हैं हम कि वो कोई एप्पल बना रहा है, ठीक है, तो एप्पल का प्रोडक्शन बढ़ेगा तब जाके वो एक्सपोर्ट कर पाएगा बी कंट्री को, ठीक है। तो वो एप्पल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? फार्मर को और प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन के लिए लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राइट। तो एक्सपोर्ट की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, तो वो सारी चीज़ें भी होती है। साथ ही साथ इनका चैलेंजेस भी है, ठीक है। चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस भी फेस करना पड़ता है नेशंस को, कि अगर इंटरनेशनली चले गए तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है, दूसरी चीज़ें भी हो जाती है, ब्रेन ड्रेन है जो हम आगे देखेंगे, तो ये सारे चैलेंजेस भी होते हैं। वी बिगिन आवर स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स विद अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड टुडे। स्टार्टिंग में इन्होंने ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ था और कौन से फेजेस में हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन हुआ था, वो पहले बात की है। देन दे टॉक अबाउट कि इंटरनेशनल सिनेरियो में कैसे गेन्स एंड वो सब मिलते हैं, कैसे लोग ट्रेड करते हैं। वी लिव इन ग्लोबल इकोनॉमी, वी लिव इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, वी कैन कनेक्ट इंस्टेंटली विथ एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड बाय सेल्युलर फोन्स, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग and teleconferencing, and we can travel anywhere incredibly fast. ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम आज रहते हैं, यानी हम कनेक्टेड हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ थ्रू व्हाट? थ्रू सेल्यूलर फ़ोन्स। हम लोग कॉल कर सकते हैं, जो दूसरे कंट्री में हमारे फैमिलीज़ फ्रेंड्स रहते हैं उनको कॉल कर सकते हैं आराम से, ईमेल कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग
व्हाट्सएप इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं हम। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? कॉन्फ्रेंस जैसे हम मीटिंग्स करते हैं ऑनलाइन, वो। ट्रैवल कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंटली हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं और बहुत जल्दी हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुंच जाते हैं। टेस्ट्स आर कन्वर्जिंग, दैट इज़ मोर एंड मोर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड जनरली लाइक द सेम थिंग। अगर आप देखेंगे तो जनरली लोगों का टेस्ट सेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग देखते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को भी एक दूसरे को बात करते हैं, तो टेस्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। एंड मैनी गुड्स वी कंज्यूम आर आइदर मेड अब्रॉड और हैव मैनी इम्पोर्टेड पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स। या तो हम जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, या तो वो अब्रॉड से डायरेक्टली आता है, फाइनल प्रोडक्ट जो हम बोलते हैं डायरेक्टली अब्रॉड से आता है, या तो उसके अगर फाइनल प्रोडक्ट नहीं तो उसके जो रॉ मटेरियल्स है या जो पार्ट्स हैं वो अब्रॉड से आते हैं और फिर इंपोर्ट किए जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया जाता है। तो जो भी हम आज कंज्यूम कर रहे हैं उसका या तो फाइनल प्रोडक्ट अब्रॉड से आया है या तो पार्ट्स अब्रॉड से आया है। किस वजह से ये हो पाया? जब हम ग्लोबलाइज कर पाए हमारे इकोनॉमी को। मैनी ऑफ द सर्विसेज वी यूज़ आर इंक्रीजिंगली प्रोवाइडेड बाय फॉरेनर्स, as for example when a radiography taken in New York hospital is evaluated across the world in Bangalore, India, and when H&R Block sends our tax returns abroad for processing। तो काफ़ी सर्विसेज क्या होती है कि हम जो आपने बहुत इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स की बात हम जब करते हैं तो गुड्स होता है जो हम कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं, एप्पल, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या कोई भी चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन सर्विसेज की जब बात करते हैं हम, वो इनविजिबल आइटम्स होते हैं, यानी बैंकिंग, फिर होटल्स, ऑल दीज आर सर्विसेज प्रोवाइडेड। डॉक्टर की सर्विस हो गई, टीचर्स की सर्विस हो गई। तो ये सारी चीज़ें भी अब ओपन अप हो जाती है विथ ग्लोबलाइजेशन, तो हमें वो भी मिल सकता है। यहाँ पे बैठे बैठे आप कोई यूएस कंपनी में या कोई यूएस बैंक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली है। इवन स्मॉल कंपनीज दैट until a few decades ago faced only local or regional competition now must compete with firms from across the globe। पहले अगर हम बात करें, ये ए कंट्री है, वो ए कंट्री क्लोज्ड इकोनॉमी थी, तो इसमें जितने भी कंपनीज थे वो सिर्फ लोकली एक दूसरे के साथ, लोकली यानी इसी कंट्री के अंदर एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे। जब ये ए कंट्री ओपन अप हो गई, बी कंट्री भी है अभी ओपन मार्केट में, तो जो बी कंट्री के कंपनीज हैं वो भी और ए कंट्री के कंपनीज भी अब सारे साथ में अभी ओपन मार्केट में कंपटीशन कर रहे हैं। तो अभी पहले वो लोकली सिर्फ कर रहे थे, अब उनको ओपन इकोनॉमी में ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा फर्म्स को। Although not as free as the flow of international trade in goods and services, millions of workers at all skill levels have migrated around the world and thousands of jobs have moved from advanced countries to such emerging markets as India and China। So, इसका मतलब क्या है कि जितना हम इंटरनेशनल ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज में करते हैं, जितना हम एक्सचेंज यानी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का करते हैं, उतना तो नहीं, लेकिन लोग भी माइग्रेट होते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि जैसे ओपन इकोनॉमी होती है वैसे ही हम माइग्रेशन भी कर पाते हैं, तो यही चीज़ है। फाइनेंस हैज़ ऑल्सो ग्लोबलाइज, येस। फाइनेंस जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि आप यूएस के बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वी कैन इन्वेस्ट इन कंपनीज एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड परचेज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए,
from any company from almost anywhere in the world. Many pension funds are in fact invested abroad, and a financial crisis in one financial center quickly spread across the world at the click of a mouse. देखो, इसका मतलब है कि हम अगर इंडिया में बैठे हैं या हम अगर ए कंट्री में बैठे हैं तो हम बी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ के कंपनीज़ में, वहाँ के बैंक्स में, वहाँ के स्टॉक्स खरीद सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, तो वो इजीली हो जाता है. लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये भी है कि एक कंट्री में जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो वो फटाफट से दूसरे कंट्रीज़ को भी अफेक्ट करता है. जैसे हमने यूएस का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था जो 2008 में हुआ था. तो वो एक कंट्री में हुआ था लेकिन वो स्प्रेड हुआ दूसरे कंट्रीज़ में भी. We can exchange dollars for euros and most other currencies easily and quickly, but the rates at which we exchange our currency often change frequently and drastically. आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट देखा होगा. हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज के बेसिस पे. आपका एक्सचेंज रेट बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है. समझो ए कंपनी, ए पर्सन है कोई यहाँ पे डोमेस्टिक इकोनॉमी में, उसने फॉरेन इकोनॉमी से कुछ इंपोर्ट किया है. अचानक से एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा तो या तो वो गेन कर सकता है या तो वो लूज़ कर सकता है बेस्ड ऑन द एक्सचेंज रेट. तो बहुत करेंसी फ्लक्चुएट होती है ओपन इकोनॉमी में ड्यू टू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. ये भी हम आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में. इन शॉर्ट, टेस्ट, प्रोडक्शन, कंपटीशन, लेबर मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स आर रैपिडली ग्लोबलाइजिंग एंड दिस अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस डीपली एज कंज्यूमर, वर्कर्स, इन्वेस्टर्स एंड वोटर्स. येस, वी लिव इन अ ग्लोबल इकोनॉमी. तो ये सारी चीज़ें, टेस्ट हमने देखा फ़र्क पड़ता है जब आप ओपन इकोनॉमी में आ गए. आजकल के लोग कोरियन चीज़ों को खाने का बहुत प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो कोरियन सीरीज़ देख रहे हैं या जहाँ से भी उनको पता चला है, या हम लोग आईफोन्स ख़रीदना चाहते हैं, जो भी है. तो ये टेस्ट सबके चेंज हो गए. देन उस वजह से प्रोडक्शन चेंज हो जाता है. कंपटीशन, मैंने बात की, कंपटीशन फेस करना पड़ता है ज़्यादा. लेबर मार्केट, माइग्रेशन होता है. माइग्रेशन के वजह से दोनों कंट्रीज़ के वेजेस पे एंड लेबर मार्केट में अफेक्ट होता है. फाइनेंशियल मार्केट, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड एवरीथिंग बोला वो. तो ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइज हो रही हैं एंड उसके वजह से सारे लोग, कंज्यूमर हो चाहे वर्कर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, उन सब को अफेक्ट होता है. बट स्टिल वी से येस, वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल इकोनॉमी. नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ग्लोबलाइजेशन, द ग्लोबलाइजेशन चैलेंज. Globalization is a revolution which in terms of scope and significance is comparable to industrial revolution, but whereas industrial revolution took place over a century, today's global revolution is taking place under our very eyes in a decade or two. इसका मतलब क्या है कि इन्होंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन जो है ना, आप कंपेयर कर सकते हो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले हुआ था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई थी, इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में रेवोल्यूशन आया था. लेकिन वो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो एक सेंचुरी, उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के लिए ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी, दैट इज़ 100 ईयर्स लिया था. लेकिन ग्लोबल रेवोल्यूशन जो अब हो रहा है, यानी ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है, वो डेकेड और टू क्या होता है, 10 या 20 ईयर्स में हो चुका. ग्लोबलाइजेशन ऑफ कोर्स इज़ नॉट न्यू. रोमन कॉइन सर्कुलेटेड थ्रू आउट द एम्पायर 2000 years ago. Chinese currency was used in China even earlier. More recently, the world has experienced 3 periods of rapid globalization: 1870 to 1914, 1945 to 1980, 1980 to the present.
हम तीनों को सेपरेटली देखेंगे, क्यों वो ख़त्म हुए, क्यों वो ग्लोबलाइजेशन स्टॉप हो गए उस टाइम पीरियड पे, एंड कैसे स्टार्ट हुए थे, वो दोनों चीज़ें हम देखेंगे। तो फर्स्ट है 1870 से लेकर 1914 तक का। सो इट रिजल्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उस वजह से ये ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, एंड द ओपनिंग अप ऑफ न्यू रिसोर्स रिच बट स्पेर्सली पॉपुलेटेड लैंड्स इन नॉर्थ अमेरिका। दूसरी चीज़ किसके वजह से स्टार्ट हुआ था, जो रिसोर्स रिच क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे अबंडेंटली, एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड लैंड यानी बहुत कम पॉपुलेशन था वहाँ पे। कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका, जो यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा है अभी का। तो वो टाइम पे जब फॉर्म हुआ था, ओपन अप हुआ था, क्लोज्ड इकोनॉमी था पहले, अभी ओपन अप हुआ था। साउथ अमेरिका, जो अभी का अर्जेंटीना, शायद उरुग्वे है, वो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, these lands receive millions of immigrants and vast amount of foreign investment, principally from England, to open up new lands to food and raw material production. तो ये लोग को बहुत सारे मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट्स क्या होते हैं कि जो दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आ रहे हैं काम के लिए, तो काफ़ी सारे, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम था, तो इंग्लैंड से उनको काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स भी मिले और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी इंग्लैंड से मिला उनको, ताकि वो न्यू लैंड पे फूड का प्रोडक्शन कर सके, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर सके। These so-called regions of recent settlement grew rapidly during this period by exporting increasing amount of food and raw material to Europe in exchange for manufactured goods. तो क्या हुआ था, ये सारे कंट्रीज़ जब ओपन अप हो गए तो उन्होंने एक्सपोर्ट किया दूसरे कंट्री को। टेक इट एज इंग्लैंड को एक्सपोर्ट किया क्या, रॉ मटेरियल, एंड इम्पोर्ट किया क्या, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो ये चीज़ है, जब ओपन हुए तो रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ। दिस पीरियड ऑफ मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन केम टू एन एंड विथ द ब्रेकआउट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन इन 1914। जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ ग्लोबल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो इसके वजह से ये ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था वो एंड हुआ 1914 में। सेकेंड पीरियड कब था, सेकेंड पीरियड ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड विथ एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू in 1945 and extended to about 1980. So 1945 से लेकर 1980 तक था। Okay. It is characterized by rapid increase in international trade. International trade क्या होता है, import and export. As a result of dismantling of heavy trade protection that had been put in place during the Great Depression that started in US in 1929 and during World War II. तो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था यूएस में इन 1930s, तब उन्होंने काफ़ी सारे हैवी ट्रेड प्रोटेक्शन डाले थे। ट्रेड प्रोटेक्शंस क्या होते हैं, इम्पोर्ट टैरिफ्स, एक्सपोर्ट टैरिफ्स हो गए, देन यू हैव टैरिफ्स, इम्पोर्ट कोटा, एक्सपोर्ट कोटा, ये सारे डाल दिए थे। तो प्रोटेक्शन डाल दिए थे, ताकि काफ़ी रीजंस थे उस वजह से प्रोटेक्शन डाल दिए थे। तो इन्होंने 1945 में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू वो सारे हैवी प्रोटेक्शंस को डिसमेंटल कर दिया, यानी निकाल दिया, फ्री ट्रेड की तरफ चले गए। What is different about the present globalization revolution since 1980s जो 1980 के बाद हुआ था, उसमें और इस वाले में जो ये वाला है 1945 से 1980 तक का, उन दोनों में
क्या डिफरेंस है वो ये है कि वो स्पीड काफ़ी ज़्यादा था, इसका डेप्थ काफ़ी ज़्यादा था। इमीडिएसी रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रिमेंडियस इम्प्रूवमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन, पहले से ये वाला काफ़ी ज़्यादा डेवलप था टेलीकम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशंस में। इंटरनेशनल कैपिटल फ़्लो इजीली हो रहा था। इंटरनेशनल कैपिटल फ़्लो क्या होता है, आप इजीली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसे फ़्लो कर पा रहे हो। अभी एग्जांपल समझो कि ए कंट्री से बी कंट्री में एक पर्सन को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब अगर ए कंट्री से बी कंट्री में इन्वेस्ट करना है तो आपको पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे मैं कुछ बैरियर्स डाल देती हूँ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या कुछ और टैक्स और ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ, तो ईज़िली आपके पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे, राइट। तो कैपिटल फ़्लो इजीली नहीं होगा, लेकिन वो टाइम पे मैसिव कैपिटल फ़्लो था, यानी ये बैरियर्स नहीं थे, इतने ज़्यादा नहीं थे, तो इजीली फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा था। Capital flow resulting from elimination of most restrictions on their flow across national boundaries. As I said, सारे restrictions निकाल दिए थे, barriers निकाल दिए, as well as by the participation of most countries of the world. साथ ही साथ बहुत सारे countries भी participate कर रही थी, इस वजह से भी capital flow easily हो रहा था. This is what makes today's globalization that much more pervasive and dramatic than earlier period of globalization. तो इस वजह से अभी का जो globalization है हो रहा है वो बहुत dramatic और बहुत massive है compared to पहले वाले globalization जो दो हमने देखे. The recent 2008-9 global financial and economic crisis, the deepest of the post-war period, only slowed down the march of globalization temporarily. तो इसका मतलब क्या है, 1980 से 1980 में ग्लोबलाइजेशन हुआ था जो लास्ट वाला है, लेकिन जब 2008-9 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तब टेम्पररी मतलब थोड़े पीरियड के लिए ग्लोबलाइजेशन में अफेक्ट हुआ, लेकिन फिर वापस से वो सेम पेस पे चलने लगा. As all revolution, however, today's globalization brings many benefits and advantages, but also disadvantages or harmful side effects. In fact, there is great deal of disagreement as to the extent and type of advantages and disadvantages. जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसका एडवांटेजेस हमने देखा, लेकिन काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी है. हर चीज़ की प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते ही हैं. तो हम अभी डिसएडवांटेजेस देखेंगे क्या है. डज गेटिंग चीपर and or better products and service from abroad justify sacrificing domestic jobs? हमें बहुत सारी चीज़ें चीपर रेट में मिल जाती हैं. बेटर प्रोडक्ट्स आपको अब्रॉड से आए हुए बेटर प्रोडक्ट्स आपको चीपर रेट में मिल जाते हैं. बेस्ट एग्जांपल इस चाइना के प्रोडक्ट्स हमें बहुत चीपर रेट में यहाँ पे मिल जाते हैं कंपेयर्ड टू जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड हो. लेकिन उस वजह से डोमेस्टिक जॉब सैक्रिफाइस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ की चीज़ें हम खरीदते नहीं हैं. जब हम यहाँ की चीज़ें खरीदते नहीं हैं तो उनका एम्प्लॉयमेंट, उनका प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है. तो उनका एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, डोमेस्टिक जॉब्स कम हो जाएंगे. Why are some people in some countries very rich and obese while dismally poor and starving? क्यों ऐसा चीज़ है कि थोड़े कंट्रीज़ के लोग बहुत रिच हैं, बहुत ओबीज है, ओबीज मतलब बहुत हेल्दी हैं, while अदर डिसमली पुअर, बहुत पुअर है और उनको तो खाने की भी चीज़ें नहीं मिलती.
हम काफ़ी सारे चीज़ें देखते हैं ना, एक ही कंट्री में ऐसा चीज़ होता है कि काफ़ी लोग बहुत रिच हैं, उनके पास तो इतना पैसा है कि उनके साथ पुश्तें बैठ के खा सके, लेकिन काफ़ी लोग बहुत पुअर है दैट दे डोंट इवन गेट फूड फॉर अ डे, फॉर वन टाइम मील, वो भी उनको नहीं मिलता. Although labor migration generally leads to the more efficient utilization of labor, मतलब कि जब हम लेबर माइग्रेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेबर जाता है. आजकल बहुत हम देखते हैं कि लोग जॉब के तलाश में दूसरे कंट्री में जाते हैं. जनरली लीड टू मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, तो उनका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है. आपको अपने कंट्री में उतना, आपके काम का उतना पैसा नहीं मिलता होगा जितना दूसरे कंट्री में मिलता होगा. इट ऑल्सो लीड्स टू जॉब लॉसेज एंड लोअर वेजेस फॉर लेस स्किल्ड लेबर इन एडवांस नेशन. लेकिन इस वजह से क्या हो जाता है, जॉब लॉसेज हो जाती है. इसका मतलब क्या है कि काफ़ी सारे लोग, अगर समझो बी कंट्री है जहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ, सिर्फ 5 जॉब्स अवेलेबल है, 1 2 3 4 5, और लोग माइग्रेट होके 50 लोग आ रहे हैं, तो कितने लोगों को जॉब्स मिलेंगे, सिर्फ 5 लोगों को, बाकी 45 लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, तो जॉब लॉसेस हो जाती है. लो स्किल्ड लेबरर जो हैं उनको वेजेस भी लो हो जाती है उनकी एडवांस नेशन में, एंड हार्म्स दैट इज ब्रेन ड्रेन फॉर द नेशन ऑफ एमिग्रेशन. एमिग्रेशन नेशन क्या होता है, अब मैं ये क्या बोला मैंने कि बी कंट्री में जा रहे हैं, समझो ए कंट्री से काफ़ी सारे लोग बी कंट्री में जाके सेटल हो रहे हैं, वहाँ पे जॉब ले रहे हैं, तो ए कंट्री में जो एफिशिएंट लोग थे वो दूसरे कंट्री में जा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ के ए कंट्री के पास लेस स्किल्ड पीपल अवेलेबल होंगे, तो इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं. सिंपल टर्म्स में मैंने आपको समझाया कि ब्रेन ड्रेन क्या होता है, तो इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं. और इस वजह से ए कंट्री के पास सिर्फ लेस स्किल्ड लेबर्स रह जाते हैं, और ए कंट्री जो है वो एमिग्रेशन होता है ए कंट्री से लोगों का. Similarly, financial globalization and unrestricted capital flow lead to more efficient use of capital throughout the world. हाँ, एक चीज़ है कि जब आपका फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, आप दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ से आपको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, कैपिटल फ्लो हो रहा है, अनरिस्ट्रिक्टेड कैपिटल फ्लो है, बट उसके वजह से क्या होता है, एज वेल एज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर हायर रिटर्न्स, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, एंड रिस्क डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि हम एक ही जगह पर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो चांसेस बहुत है रिस्क हाई होने का. यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है. But they also seem to lead to periodic international financial crisis, जो कि 2008 या 1997 में एशिया में हुआ था. पीरियोडिक इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, अचानक से किसी रीज़न के वजह से काफ़ी सारे लोगों ने कैपिटल अचानक से डिमांड करने लगे, such as the one started in Asia in 1997 and affected most other developing countries, and the subprime housing mortgage crisis that started in US in 2007. जो US में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2007 एंड 8 में, वो इस वजह से हो सकता है अचानक से एक डिसएडवांटेज है. Finally, are we running out of resources such as petroleum, other minerals, water? Is the world headed for climatic disaster? इस वजह से climate disaster भी होता है. हमारे resources जो available हैं वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के वजह से वो भी ख़त्म होते जाते हैं, क्लाइमेट को भी असर करता है. These disadvantages and negative aspect of globalization have given rise to a rethinking of age-old belief in free trade and to a strong anti-globalization movement. तो ये सारा disadvantages की वजह से अब हम वापस से सोच रहे हैं क्या हमारा ग्लोबलाइजेशन सही है, फ्री ट्रेड रखना सही है. हम अगर फ्री ट्रेड करेंगे तो उसका ऑब्वियस असर हमारे डोमेस्टिक कंट्री के
जॉब्स पे पड़ेगा, डोमेस्टिक कंट्रीज़ के फर्म्स प्रोड्यूसर्स पे पड़ेगा। तो इस वजह से एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट पे ज़्यादा बिलीफ अब लोग करने लगे हैं, विच ब्लेम्स ग्लोबलाइजेशन फॉर मैनी ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा ब्लेम करता है कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से ह्यूमंस को भी असर करता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, एनवायरनमेंट में भी प्रॉब्लम्स आती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड फॉर सैक्रिफाइसिंग ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल वेलबींग टू द कॉरपोरेट प्रॉफिट ऑफ मल्टीनेशनल्स। तो आपको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, लेकिन उस वजह से ह्यूमंस पे एंड एनवायरनमेंट पे जो असर पड़ रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। Globalization is being blamed for world poverty and child labor in poor countries. Poor countries में globalization के वजह से ही poverty है and child labor भी है, क्योंकि वहाँ के obviously skilled लोग दूसरे country में चले गए हैं, तो यहाँ पे कौन बचे? low skilled people। अब जो लो स्किल्ड पीपल हैं उनसे कैसे काम करवाएं? उनसे ज़्यादा काम करवाना पड़ेगा, पावर्टी होगा, उनको वेजेस कम देंगे, हम कम वेजेस देंगे, चाइल्ड लेबर करेंगे पुअर कंट्रीज़ में, तब जाके एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जॉब लॉसेस, लोअर वेजेस इन रिच कंट्री। जॉब लॉसेस, लोअर वेजेस क्या हो जाता है कि अभी देखो, मैंने जैसे यहाँ पे बोला कि ए कंट्री से बी कंट्री में काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, 50 पीपल दे हैव माइग्रेटेड टू बी कंट्री फॉर जॉब। अब यहाँ पे सिर्फ समझो कि 40 जॉब्स अवेलेबल हैं बी कंट्री में, तो अगर इतने ही सिर्फ जॉब्स अवेलेबल हैं तो वो क्या कर देंगे? वेजेस कम कर देंगे बी कंट्री में। क्यों वेजेस कम हो जाएंगे? वेजेस कम इसलिए होंगे कि हम जिनको कम वेजेस में काम करना है वो आके काम करो, क्योंकि लेबर सप्लाई ज़्यादा है। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा लेबर सप्लाई एंड लेबर डिमांड। तो लेबर सप्लाई ज़्यादा है वेराज डिमांड कम है, डिमांड लेबर का कम है। तो जब डिमांड कम होता है, सप्लाई ज़्यादा होता है, तो हम क्या कर देते हैं? प्राइस को कम कर देते हैं, जिसको ख़रीदना है ख़रीदो, बाकी जाने दो। तो वैसे ही वेजेस कम कर देंगे, जिसको काम करना है कम वेजेस में आके काम करो। ऑब्वियसली 50 पीपल में से काफ़ी सारे लोग आके काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि हाँ हम आके काम करेंगे। Although there is some truth in these acquisitions, and in-depth economic analysis will show that often the primary cause of many of the serious problems facing the world today lies elsewhere. इन सारी चीज़ों में कोई ना कोई सच्चाई है। साथ ही साथ इन डेप्थ इकोनॉमिक एनालिसिस अगर हम करें तो हमें पता चलेगा कि प्राइमरी कॉज जो है इन सारे सीरियस प्रॉब्लम्स का, वो कहीं ना कहीं सिर्फ हमारे कंट्री के वजह से नहीं है, वो सीरियस प्रॉब्लम दूसरे कंट्रीज़ के वजह से भी हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ मैनी सोशल, political, legal and ethical aspect, and so economists need to work closely with other social and physical scientists as well as with entire civil society to give globalization a more human face, that is have all nations and people share its benefit. ग्लोबलाइजेशन के वजह से सिर्फ इकोनॉमिक्स में असर नहीं होता, सोशल, एनवायरमेंटल, जैसे हमने देखा क्लाइमेटिक चेंज हो जाता है, दूसरी चीज़ों पे भी असर होता है, पॉलिटिक्स में भी असर होता है। तो उन सारी चीज़ों को के साथ मिलके कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कम कर सके। ग्लोबलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज it increases efficiency in production of material things. It is inevitable because we cannot hide or run away from it. ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो एफिशिएंसी बढ़ाता है प्रोडक्शन की। कैसे? क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। जब कंपटीशन ज़्यादा है तो आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाना चाहोगे, तभी जाके लोग ख़रीदना चाहेंगे, राइट? तो एफिशिएंसी बढ़ जाता है प्रोडक्शन में। इनएविटेबल है क्योंकि हम उससे भाग नहीं सकते, हमें ग्लोबलाइजेशन ओपन अप होना ही पड़ेगा। बट वी वुड लाइक ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो टू बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल क्या होता है कि हम
आज इन्जॉय कर रहे हैं लेकिन हमारे फ्यूचर जनरेशन भी इन्जॉय कर सके, वैसे होना चाहिए। एंड ह्यूमनाइजिंग, ऐसे नहीं हो कि पावर्टी पुअर कंट्रीज ज़्यादा पुअर होते जाएं। ह्यूमनाइजिंग होना चाहिए एंड अल्टीमेटली फेयर होना चाहिए, बहुत फेयर होना चाहिए। दिस रिक्वायर्स अ प्रोफाउंड चेंज इन वर्ल्ड गवर्नेंस, इसके लिए वर्ल्ड गवर्नेंस में चेंज आना चाहिए, तब जाके होगा। सच इज़ द चैलेंज फेसिंग ह्यूमैनिटी टुडे एंड इन दिस डिकेड। All these topics and many more are either directly or indirectly the subject matter of international economics that are covered in the text. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आगे चैप्टर्स में कवर की गई हैं।